हेलो बच्चों, तो आज हम लेकर आए हैं सेकंड पार्ट ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो अरीन्स। जैसा कि जो बच्चे अभी नए आए हैं वो पहले फर्स्ट पार्ट देख ले हेलो एल्केन हेलो अरीन्स का, क्योंकि मैंने वहां पे सबसे पहले उस चैप्टर में काफी कुछ उस पार्ट में काफी कुछ प्रपोर्शन इस चैप्टर का कवर करा दिया है। जो वहां पे हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहां से इसमें स्टार्ट करेंगे। हमने वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। केमिकल प्रॉपर्टीज में देखो तीन केमिकल प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने आपको वहां पे। पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि हमने उस वीडियो में कवर कर ली थी। दूसरा जो हमें पढ़ना है इस वीडियो में, एलिमिनेशन रिएक्शन। और थर्ड वन रिएक्शन विद मेटल्स। हमें ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज इस वीडियो में पढ़नी है बच्चों, और ये हम लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इनको पढ़ने से पहले हम पहले थोड़ा सा पार्ट एक बचा हुआ है स्टीरियो केमिस्ट्री का, वो पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान देना, अभी पढ़ाएंगे इन दोनों को भी, लेकिन उससे पहले स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट पढ़ेंगे। जैसे एक वर्ड है कायरल कार्बन, और एक होता है आपका एकायरल। ठीक है, कायरल कार्बन क्या होता है बच्चों, इसे बहुत से बच्चे चिराल कार्बन भी बोलते हैं, लेकिन ये कायरल कार्बन होता है। कायरल कार्बन में क्या होता है, वहन और देखो कार्बन कितनी बॉन्ड बनाता है बच्चों, 4 बॉन्ड बनाता है। और जब चारों बॉन्ड आपकी अलग हो, मतलब चारों जो ग्रुप अटैच्ड है कार्बन एटम से, वो अगर ऑल 4 बॉन्ड्स आर डिफरेंट, तो उसे हम कायरल कार्बन बोलते हैं। व्हेन ऑल 4 बॉन्ड्स आर, या ऑल 4 ग्रुप्स बोलो आप, आर डिफरेंट which is attached to that carbon atom. Is it clear? अब आपका आता है एकायरल। एकायरल में क्या होता है, देखो इसमें तो आपके चारों डिफरेंट है, चारों अलग अलग है। और एकायरल में क्या होगा, अगर कोई भी मतलब चारों डिफरेंट नहीं होंगे, जैसे ये सेम हो गए दो, अगर सेम आ गए तो उसे क्या बोलेंगे, एकायरल। और अगर चारों बॉन्ड डिफरेंट है तो उसे बोलेंगे हम कायरल, और अगर सेम आ गया तो एकायरल। इतना समझ में आया। अब एक वर्ड यूज करते हैं भाई इनके लिए, ध्यान देना। कायरल को हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल, और एकायरल को बोलते हैं हम सुपर इम्पोजेबल। सर सुपर इम्पोजेबल और नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या होता है, देखो सुपर इम्पोजेबल का मतलब होता है जैसे ये हैंड है, ये दूसरा हाथ है, अगर इसमें थंब के ऊपर थंब आ रहा है, फिंगर्स के ऊपर फिंगर आ रही है, सेम साइज के ऊपर सेम साइज आ रहा है, तो उसे हम बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। और डिफरेंट अब देखो अलग अलग आ रहा है, तो उसे बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजेबल। तो जहां पे डिफरेंट आ रहे हैं सारे, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल। जहां पे सेम आ रहे हैं मतलब कोई भी, उसे क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजेबल। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। अब ध्यान देना, थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। सर ठीक है, ये तो हमें देखने से पता चल रहा है बच्चों कि भाई अगर चारों बॉन्ड डिफरेंट है तो नॉन सुपर इम्पोजेबल है, कायरल कार्बन है, और अगर सेम आ रहा है तो एकायरल है। लेकिन बच्चों अगर किसी सॉल्यूशन, मतलब जिसमें कोई सॉल्यूशन है इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है, दूसरे देखो ऐसे देखो, जैसे कलरलेस सॉल्यूशन होता है, इसमें सॉल्यूशन है, इसमें भी सॉल्यूशन है, इसे ए बोलो इसमें बी बोलो, इन दोनों में एक में कायरल है एक में एकायरल है। हमें ये पता कैसे चलेगा किसमें कायरल है किसमें एकायरल है, कलरलेस सॉल्यूशन है, हमें क्लोरीन ब्रोमीन मिथाइल इथाइल दिख थोड़ी ना रहे। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताऊं मैं, ये
एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें पानी है। अब पानी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आप बताओ। पानी का फॉर्मूला होता है सर H2O। H2O को हम पानी बोलते हैं, वाटर बोलते हैं। अब वाटर में हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। हमें दिख रहे हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कलरलेस है, तो हमें तो नहीं दिख रहे सर इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन हमें पता है कि इसमें H2O होता है। ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं, कलरलेस सॉल्यूशन है, एक में कायरल है एक में कायरल है, लेकिन हमें नहीं पता ना किसमें कायरल है कायरल है। उसके लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं किसमें कायरल है किसमें कायरल है, उसके लिए हम ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान देना कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो भैया, हमारे पास इससे हमारा निकोल प्रिज्म है बच्चों। अभी समझाता हूं आपको, जो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। अब ध्यान दो, जैसे इसमें सॉल्यूशन है हमारा, अब ये सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है कि ये सॉल्यूशन कैसा होगा, या तो कायरल कार्बन होंगे इसमें या एकायरल कार्बन होंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान देना भाई। एक ऑर्डिनरी सोर्स लिया हमने लाइट का, प्लेन पोलराइज लाइट ली। ये जो ऑर्डिनरी लाइट का सोर्स, जैसे आपके घर में बल्ब हो, चारों डायरेक्शंस में जाती है, वो लाइट जा रही है यहां से, जा रही है सर। उसको पास कराया हमने निकोल प्रिज्म से, जो कि इससे मिलकर बनता है कैल्शियम कार्बोनेट से। यहां पे लगा दिया पोलराइजर, या आप इसे, जिसने उस लाइट को यहां से पोलराइजर से पास कराया, बताएंगे अभी, और इसे बोलेंगे पोलेरोमीटर, पोलेरीमीटर। ये हमें एंगल के बारे में बताता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम सॉल्यूशन फिल करते हैं, और वो एंगल, रोटेशन ऑफ एंगल बताता है। और ये है हमारा रोटेटर बोलो या एनालाइजर बोलो बच्चों, इसे एनालाइजर बोलो या रोटेटर बोलो आप। ध्यान देना, अगर हमने यहां से ऑर्डिनरी सोर्स या लाइट कोई भी निकोल प्रिज्म से पास करा के सॉल्यूशन से पास कराई, और फिर एनालाइजर पे आ गई वो लाइट, अब अगर एनालाइजर हमारा रोटेट करता है किसी भी डायरेक्शन में, अगर हमारा रोटेटर मूव करता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट डायरेक्शन में, तो हमारा सॉल्यूशन कायरल है। और अगर ये रोटेटर मूव नहीं करता है, तो इसमें जो सॉल्यूशन है उसमें कंपाउंड जो प्रेजेंट है एकायरल प्रेजेंट है। इस तरीके से हम चेक करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी से। ध्यान देना बच्चों, अभी दोबारा देखो, ये वाला एक बार और देख लो भाई। हाँ, तो भाई हमने देखो ध्यान से, यहाँ पे लाइट है और लाइट हमारी निकोल प्रिज्म से पास हुई, पोलराइजर से पास हुई, पोलराइजर हमारा डेविएट करता है, अब नहीं, पोलराइजर से यहाँ से क्रॉस करके लाइट, अब यहाँ पे क्या होता है, सॉल्यूशन से जब गई हमारी लाइट, तो सॉल्यूशन से पास होके जाएगी ये हमारा एनालाइजर पे या रोटेटर पे। और अगर ये रोटेटर मूव करता है, ऐसे देखो, अगर रोटेटर मूव करता है, मूवमेंट करता है किसी भी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब उसमें सॉल्यूशन में कायरल कार्बन प्रेजेंट है, कायरल कंपाउंड प्रेजेंट है। और अगर रोटेटर के अंदर नो मूवमेंट इन एनी डायरेक्शन, मतलब मूवमेंट ही नहीं है किसी भी डायरेक्शन में, तो इसका मतलब मूवमेंट नहीं है, तो वहां पे है आपका एकायरल कंपाउंड, एकायरल कंपाउंड। ध्यान देना,
नो मूवमेंट अकायरल, या आप ऐसे बोलो और जीरो ऑप्टिकल रोटेशन है। अगर जीरो ऑप्टिकल रोटेशन है मतलब रोटेशन ही नहीं है। ध्यान देना, जीरो ऑप्टिकल रोटेशन वर्ड पढ़ लो भाई। जीरो ऑप्टिकल रोटेशन का मतलब कैसा कंपाउंड है? एकायरल। और अगर मूवमेंट है तो कायरल। अब मूवमेंट भी दो तरीके से होगा भैया। एक होगा राइट डायरेक्शन में बच्चों, अगर राइट डायरेक्शन में हो रहा है तो इसका मतलब है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे उसे, या फिर आप उसे डीफॉर्म बोल सकते हो। ठीक है। और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है बच्चों, मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब उसे हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। उसे क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी या फिर एल फॉर्म। इट मींस चाहे डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो या लीवो रोटेटरी हो, हमारा कायरल कंपाउंड है। कायरल हमें दो तरीके का रोटेशन देता है, या एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एक लीवो रोटेटरी, एक राइट डायरेक्शन में, एक लेफ्ट डायरेक्शन में, या फिर आप बोलो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। किसी भी डायरेक्शन में हो वो आपका कैसा है? कायरल। और जब किसी भी डायरेक्शन में ना हो तो वो कैसा है? जब नो मूवमेंट या जीरो ऑप्टिकल रोटेशन हो तो वो कैसा है? एकायरल। इतना समझ में आ गया आप सभी को? अब कायरल एकायरल क्लियर हो गए आपको। अब पढ़ेंगे एक वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है, बड़े कंफ्यूज रहते हैं बच्चे इसमें, एन एनसोमर्स। इसमें क्या होता है? ध्यान दो भाई, एन एनसोमर्स क्या होते हैं? द स्टीरियो आइसोमर्स related to each other and non superimposable। ध्यान देना इस वर्ड पे, imposable mirror images are called enantiomers। Stereoisomers related to each other that are non superimposable mirror images are called enantiomers। it means जो non superimposable कौन सा होता है बच्चों? अभी पढ़ाया था, देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल कौन सा होता है भाई? अभी पढ़ाया था। कौन सा होता है? कायरल कार्बन। तो एनेंसोमर्स हमारे कौन से होते हैं? एनेंसोमर्स कौन से होते हैं फिर हमारे? सर जी कायरल कार्बन होंगे। कायरल कंपाउंड्स को हम एनेंसोमर्स बोलेंगे। और ये कोई से भी हो सकते हैं कायरल, या तो डी फॉर्म भी हो सकते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और एल फॉर्म भी हो सकते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स इसीलिए तो बोला कि या तो डी फॉर्म या एल फॉर्म, बट है कौन से? कायरल कार्बन। याद रखना, नॉन सुपर इम्पोजेबल वर्ड कनेक्टेड टू द कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन मींस डी फॉर्म और एल फॉर्म कोई भी हो सकता है। एनेंसोमर्स क्लियर हो गया। वन वर्ड और इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं एनेंसोमर और रेसमिक मिक्सचर में, तो ध्यान दो। नेक्स्ट है आपका रेसमिक मिक्सचर। अभी ध्यान देना, इसमें ये क्या होता है? व्हेन टू एनेंसोमर्स, दो एनेंसोमर्स आ रहे हैं भैया, व्हेन टू एनेंसोमर्स प्रेजेंट इन इक्वल proportion या इक्वल अमाउंट एंड हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। वर्ड याद रखो, देखो क्या वर्ड आया है? जीरो ऑप्टिकल रोटेशन। क्यों जीरो ऑप्टिकल रोटेशन क्यों है? क्योंकि दो एनेंसियोमर्स है। ड्यू टू वन आइसोमर, वन आइसोमर या एनेंसियोमर बोलो आप, वन एंसियोमर्स कैंसिल आउट द रोटेशन ऑफ अदर एनेंसियोमर।
आर कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आप इतना भी लिख दोगे ना, व्हेन टू एनेंटियोमर्स प्रेजेंट इन इक्वल प्रोपोर्शन या इक्वल अमाउंट एंड हैव जीरो ऑप्टिकल रोटेशन आर कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। इट मींस दो एनेंटियोमर्स प्रेजेंट है बच्चों, दो एनेंटियोमर्स, ध्यान देना, दो एनेंटियोमर्स प्रेजेंट है मतलब, और इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है मतलब 50% ये और 50% ये, जैसे 50% डी फॉर्म और 50% एल फॉर्म। अब दोनों 50-50% अमाउंट में प्रेजेंट है, तो एक तो रोटेट कर रहा है आपका राइट डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और एक रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होते नहीं ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो गया, जीरो। और जब ऑप्टिकल रोटेशन जीरो हो तो रेसमिक मिक्सचर कैसा बिहेव करेगा बताओ आप, ऑप्टिकल रोटेशन जीरो होगा तो एकायरल कैसे बिहेव करेगा भैया, ये आपका एकायरल की तरह सर बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, एकायरल। ये ही तो यहाँ पे है, ये कैसे बिहेव करेगा रेसमिक मिक्सचर सर, एकायरल कंपाउंड की तरह बिहेव करेगा। और एनेंशियोमर कायरल, याद रखना, और रेसमिक मिक्सचर एकायरल। समझ में आ गया, चलो। हाँ तो बच्चों देखो ध्यान से, हमने रेसमिक मिक्सचर पढ़ लिया, अब ये हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री का पार्ट हो गया कवर। आपको जो है कायरल, एकायरल, एनेंशियोमर्स और रेसमिक मिक्सचर क्लियर हो गया। अब पढ़ेंगे हम केमिक, जो हमें पढ़ना है इस वाली वीडियो में, वो भी पढ़ना था भाई, वो भी जरूरी था आपका, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ध्यान से पढ़ना, और रिएक्शन विद मेटल्स अब पढ़ेंगे हम। ये क्या आ गया, चलो ध्यान दो। अब पढ़ेंगे हम रेसमिक मिक्सचर, नहीं रेसमिक मिक्सचर तो हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट होना, एलिमिनेट मतलब बाहर निकलना। देखो ध्यान देना, जैसे हमारे पास ये एक एल्काइल हैलाइड है बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना एल्काइल हैलाइड की, और रिएक्शन होती है एलिमिनेशन रिएक्शन में, हमेशा याद रखना एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH बच्चों। ठीक है, तो क्या होता है यहां से, ये हमारा HX बाहर हो जाता है, तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड आ जाएगा भैया, एल्कीन बन गया। इसमें तो कोई समस्या नहीं है सर, समस्या जो आपके आएगी वो आएगी यहाँ पे, ध्यान दो। चलो इसमें भी नहीं आएगी बच्चों, इस वाले एग्जाम्पल में बताऊंगा क्यों। अगर आप एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करा रहे हो, याद रखना एल्कोहलिक KOH, तो आप देखो इधर से हाइड्रोजन HX निकालो या इधर से निकालो, अगर ये वाला निकाल रहे हो आप तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगी, मतलब एक तो डबल बॉन्ड पॉसिबल है यहाँ, और एक पॉसिबल है यहाँ, या तो यहाँ पे पॉसिबल है HX यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा HX। तो ये आपका नाम प्रोपीन है, इसका भी, और इसका नाम भी प्रोपीन है, प्रोपवनीन बोलो या प्रोपीन, तो इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ठीक है, जो आपकी समस्या आने वाली है वो देखो ध्यान से। ठीक है, इनमें से आप कोई बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा होता है कुछ, ये हेलोजन, ये तो आपको क्लियर है ना, हेलोजन वाला कार्बन से ही हेलोजन रिमूव होता है एल्कोहलिक KOH से। ध्यान देना भैया। अब अगर हम यहां से निकालते हैं HX, तो हमारा बनेगा
ये। और अगर हम यहां से निकालते हैं HX इधर वाले कार्बन से, तो हमारा बनता है भैया ये। अब आप देख रहे हो दोनों का, अगर आप नाम देखोगे, इसका क्या है, ब्यूट 1इन या ब्यूटीन, और इसका क्या है, ब्यूट 2इन। कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, तो मेजर प्रोडक्ट होगा ब्यूट 2इन अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल। सेडजेफ रूल कहता है भैया, ये ऐसा क्यों होगा, ये सेडजेफ ने बताया कि एलिमिनेशन रिएक्शन उधर से होगा जिधर से ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे। इट मींस डबल बॉन्ड उधर लगेगा जिधर ज्यादा कार्बन होंगे। देखो ये तो फिक्स्ड है आपका, ये वाले कार्बन से हेलोजन जाएगा, इस हेलोजन के साथ कौन सा हाइड्रोजन जाएगा ये बताता है सेडजेफ रूल। देखो इस कार्बन के इधर कितने कार्बन है, एक, और इधर कितने हैं, दो। तो जिधर ज्यादा कार्बन होंगे हम उधर से हेलोजन निकालेंगे, तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल, सेडजेफ रूल। जैसे हमने मार्कोनिक, एंटी मार्कोनिक, ऐसे ही एक सेडजेफ रूल होता है, या इसे आप जेड सेफ भी बोल सकते हो। इसके दो नाम, अलेक्जेंडर जेड सेफ बोलो या सेडजेफ बोलो, जेड सेफ रूल। भाई ध्यान से पढ़ना, और ध्यान दो यहीं पे पढ़ा देता हूं, एक और है आपका। जैसे अगर हमारे पास हेलोजन ही लग रहा है, एल्काइल हैलाइड है, और हम रिएक्शन करते हैं एक्वस KOH, वो एल्कोहलिक है, वो क्या है, एल्कोहलिक KOH है। ये है एक्वस, मतलब होता है वाटर। एक्वस KOH है अगर हमारे पास, तो फिर क्या होता है, फिर आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, या आप बोलो कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगा। X के प्लेस पे क्या आ जाता है, OH। क्या आ जाता है भैया, X के प्लेस पे OH आता है। X के प्लेस पे क्या आता है, OH आता है सर। अब देखो याद रखना, एल्कोहलिक KOH डबल बॉन्ड देगा, एक्वस KOH OH बन X को रिप्लेस करके आपका क्या करेगा, OH ग्रुप एल्कोहल बन जाएगा। और एल्कोहलिक KOH में भी आप याद रखना सेडजेफ रूल। इतना समझ में आया। और एक्वस KOH में आपका OH लग जाता है। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन पूछे सर ऐसा क्यों होता है, तो भाई देखो यहाँ पे ये एज अ बेस काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। एल्कोहलिक KOH में आयनाइज नहीं हो पाता है, मतलब ब्रेक नहीं हो पाता है, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, स्ट्रॉन्ग बेस, जो कि लीड, स्ट्रॉन्ग बेस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। और यहाँ पे ये क्या काम करता है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं वाटर में, तो आयनाइज हो जाता है कि पॉजिटिव OH नेगेटिव। अब यहाँ पे ये काम कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल बच्चों, और न्यूक्लियोफाइल फिर वहां पे रिप्लेस करा देता है हेलोजन को। समझ याद रखना, अगर ऐसे पूछे भाई वहन एल, देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन ही लिख देते हैं इस टॉपिक का। वहन एल्काइल हैलाइड reacts with alcoholic KOH, it will form alkene, while alkyl halide reacts with aqueous KOH, it will form alcohol as the main product. Explain. ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई बोर्ड में, ऐसा क्यों। देखो दो चीजें हैं इसमें, जब एल्कोहलिक KOH रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, एल्कीन, अभी हमने पढ़ा। और जब एक्वस KOH रिएक्ट कर रहा है तो क्या बन रहा है, एल्कोहल बन रहा है सर। तो ऐसा क्यों, रीजन, तो आंसर में आपका रीजन जो है, अगर आपने सिंपल भाषा में लिखा भाई, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि जब हमारा एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है एल्कोहलिक KOH से, तो हमारा एल्कीन बनता है, यही तो बोल रहा है। और जब एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है एक्वस KOH से,
तो हमारा अल्कोहल बनता है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अल्कोहलिक क्यूएच एज अ क्या काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, वो आयनाइज नहीं होता। और यहाँ पे जो हमारा एक्वस केओएच है वो काम कर रहा है एज अ न्यूक्लियोफाइल, दैट्स व्हाई इट विल फॉर्म एल्कोहल। बस स्ट्रॉन्ग बेस और न्यूक्लियोफाइल का कमाल है। इतना समझ में आ गया। अब आपका पढ़ेंगे हम भाई, नेक्स्ट आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विद मेटल्स, थर्ड। ध्यान देना इसमें, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद मेटल्स, सबसे पहले रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल Mg। जब, ध्यान दो भाई, जब हमारा एल्काइल हैलाइड रिएक्ट करता है मैग्नीशियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम मेटल, ये क्या है बच्चों, मैग्नीशियम मेटल, then in presence of dry ether it will form RMgX and which is known as Grignard reagent। बहुत काम की चीज है भैया, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, सब में आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और बहुत काम की चीज है। कन्वर्जन में तो आपको मजा आएगा। ये आर आप कैसा ही भी ले सकते हो यहाँ पे। और अगर हम इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करा दे HOH से, वाटर से मतलब, तो वाटर को आप हमेशा ऐसे ब्रेक करना सीखो। वाटर को कैसे ब्रेक करोगे, HOH में। वाटर को हमेशा ब्रेक करना सीख जाओ भैया, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन में। तो यहां से हमेशा याद रखो, ये बाहर होगा, याद रखना लास्ट चैप्टर तक। और बनेगा क्या, RH। तो मेन प्रोडक्ट क्या बन गया आपका, RH, और बाहर क्या हो गया आपका, MgXOH। इतना समझ में आया। और ये क्या बन गया आपका सर, एल्केन बन गया। ये क्या बन गया, ये एल्केन बन गया है। समझ में आया। When alkyl halide reacts with magnesium metal in presence of dry ether, it will form Grignard reagent, and further if will hydrolysis of the Grignard reagent, then alkane will be formed। Is it clear बच्चों। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये तो हो गया हमारा Grignard reagent की प्रिपरेशन, और एल्केन की भी बोल सकते हो आप। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम बच्चों रिएक्शन विद सोडियम मेटल। ये बहुत बहुत ज्यादा काम की चीज है। सोडियम मेटल, जब एल्काइल हैलाइड हमारा सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो नेम रिएक्शन बनती है बच्चों। और ये नेम रिएक्शन आप क्लास 11th में पढ़ कर आए हो। कौन सी नेम रिएक्शन है यहाँ पे, ध्यान दो, बताओ कौन सी नेम रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन है सर। देखो ध्यान से, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल in presence of dry ether, in presence of dry ether, तो यहां से क्या बाहर होता है बच्चों, 2NX, और बनेगा क्या, डबल कार्बन एटम। ये हमारा बाहर हो गया, ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, डबल कार्बन एटम। ये हम क्लास 11th में पढ़ा है हमने, वुड्स रिएक्शन। दोबारा देख लो, व्हेन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर इट विल गिव डबल कार्बन एटम। इतना समझ में आया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों यहाँ पे कि आपको दो एल्काइल हैलाइड लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल एल्काइल हैलाइड को अगर सोडियम मेटल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर के साथ भी रिएक्ट कराओगे तब भी आपका यही बनेगा, ठीक है। और एक बात याद रखना, जो आप एल्काइल हैलाइड लोगे जितने भी कार्बन एटम का उतने ही डबल, उसके उतने ही डबल बनेंगे। एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे हमने लिया एक एल्काइल हैलाइड, किससे रिएक्शन कराया, सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये रिएक्शन एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल ड्राई ईथर, तो क्या बनता है, डबल कार्बन एटम। यही तो है वुड्स रिएक्शन।
यहाँ पे R के प्लेस पे हमने क्या लिया बताओ भाई? सर R के प्लेस पे CH3 लिया है, X के प्लेस पे Cl लिया, बाकी एज इट इज। तो ये वाली बॉन्ड ब्रेक होती है बच्चों, बनेगा क्या? R के प्लेस पे एक कार्बन एटम है तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे? 2 कार्बन एटम बन जाएंगे सर। ध्यान दो भैया, अगर हम R के प्लेस पे यहाँ पे हमने एक लिया, अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं भाई, 2 कार्बन सोडियम मेटल के साथ, अब कितने बनेंगे बताओ? अब कितने कार्बन बनेंगे जल्दी बताओ? सर 2 लिए हैं आपने, ये वाली बॉन्ड ब्रेक होगी तो अब बनेंगे 4 भैया, बन रहे हैं ना डबल। अच्छा अगर मैं यहाँ पे 3 ले लूं, 3 कार्बन एटम ले लूं, एल्काइल हैलाइड, अब कितने बनेंगे? अब 3 ले लिए भैया, अब बनेंगे सर 4। साइड प्रोडक्ट लिखने की आपको जरूरत नहीं है, 3 लिए तो 6 बनेंगे सर, 6 एज इट इज। यहीं से ध्यान देना, 3 के 6, 4 लेंगे तो 8। लेकिन एक देखो ट्रिकी दे देता है क्वेश्चन, हमेशा याद रखो यहाँ पे तो ये एंड टर्मिनल एंड से ही कनेक्ट है, इस चेन की टर्मिनल एंड से हमारा हेलोजन कनेक्ट है। वहीं पे अगर कुछ ऐसा आ जाए बच्चों कि हमारा ये यहाँ से कनेक्टेड है, अभी हम जो कनेक्ट कर रहे थे इधर से या इधर टर्मिनल एंड से कर रहे थे तो डबल हो रहा था, हम जरूरी नहीं है कि हर बार डबल होगा। क्यों? देखो ये 4 है, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे 8 बनेंगे, नहीं बेटा 8 नहीं बनेंगे। देखो बनेंगे 8 ही, लेकिन 8 नहीं बोल सकते हम उन्हें। कैसे? देखो अगर बॉन्ड यहाँ पे लग रहा है Cl, तो ब्रेक भी तो यहीं से होगा बेटा। ब्रेक भी कहां से होगा? सर यहीं से होगा ब्रेक भी। तो बच्चों फिर ध्यान दो, तो जुड़ेगा भी तो यहीं से बेटा। हाँ सर जुड़ेगा भी यहीं से ही। ऐसे देखो आप ध्यान देना, यहां से जुड़ रहा है तो यहीं से ब्रेक होगा ना भाई, तो यहीं से जुड़ेगा एज इट इज। इनको अगर मैं कंप्लीट कर दूं अब देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 6, ये वाली बैटरी है 1 2 3 4 5 6। तो भाई ये बैटरी है आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5 6, और ये आपके हो गए ब्रांच में। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 4 पे आ रहे हैं ना, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। और देखो यहाँ पे क्या था? ब्यूटेन 2 क्लोरो ब्यूटेन। कमेंट करके बताओ, अगर 1 क्लोरो ब्यूटेन होता तब कितने बनते बेटा? तब बनते सर 8 ऑक्टेन। अगर 1 पे होगा इधर या इधर तो डबल हो जाएंगे, लेकिन अगर बीच में होगा तो भाई उसके जैसे ही डबल बनेंगे। और फिर अगर आप नेमिंग करोगे तो फिर वो चेंज आएगा डबल से। और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। ये पूछता है, कन्वर्जन है इसमें, 2 क्लोरोब्यूटेन कन्वर्ट 2 क्लोरोब्यूटेन इनटू 3 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। और क्वेश्चन कौन सी रिएक्शन का है? वुड्स रिएक्शन का। और बच्चों समझ ही नहीं पाते, बच्चों को तो ब्रेन में ये बैठा दिया जाता है कि भैया हमेशा वुड्स रिएक्शन सिर्फ डबल कार्बन एटम देती है, और देती भी है, लेकिन कंडीशन उसमें भी तो चेंज हो सकती है भाई। टर्मिनल जरूरी नहीं है टर्मिनल एंड पे ही हेलोजन हमेशा है, तो वो चेंज हो सकती है। इतना समझ आया बच्चों आपको? कवर हो गई। अब नेक्स्ट है हमारी फिटिग रिएक्शन। देखो ध्यान देना भाई, वुड्स रिएक्शन हमारी क्या थी? एल्काइल हैलाइड रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट विल गिव डबल कार्बन एटम। ये हमारी वुड्स रिएक्शन थी। वहीं पे अब हम करेंगे फिटिग रिएक्शन। ये देखो ये भी बेटा ये क्या हो रहा है भाई इसमें? ये भी हमारी नेम रिएक्शन थी, और फिटिग भी नेम रिएक्शन है भाई। बस डिफरेंस इतना आता है, ध्यान देना,
यहाँ पे तो एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे एरोमेटिक हैलाइड आ जाता है, मतलब बेंजीन रिंग आ जाता है। सेम है, सोडियम मेटल के साथ है। तो यहां से क्या निकलेगा बच्चों, ये बाहर हो गया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सेम है, बस यहाँ पे क्या आ गया, एरोमेटिक कंपाउंड आ गया। तो यहाँ पे दो बेंजीन एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, पैरा से बनाया करो, पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल या फिर बाई फिनाइल। बाहर क्या हो जाएगा, 2NaX। ठीक है, ये भी नेम रिएक्शन थी, सेम सिमिलर वे में है, उसमें एल्काइल हैलाइड है, इसमें एरोमेटिक हैलाइड है, हेलोरीन है, उसका डाइफिनाइल या बाइफिनाइल। ये भी कन्वर्जन आता है बेटा बोर्ड में, कन्वर्ट, जैसे एक्स के प्लेस पे मैंने यहाँ पे Cl ले लिया, तो यहाँ पे क्या लग गया, Cl, ये आ गया ड्राई ईथर। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, याद रखो, अगर सोडियम मेटल के साथ हेलोरीन या हेलो एल्केन रिएक्ट करा रहे हैं तो डबल ही बनना है। तो भाई क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, ये क्या है, क्लोरोबेंजीन, कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन इनटू डाइफिनाइल। तो आपको एकदम याद आना चाहिए वुड्स रिएक्शन। और जब आप इस तरीके से पढ़ने लग जाओगे रिएक्शंस को, कि आपको क्वेश्चन देखने के बाद रिएक्शन आपके ब्रेन में घूमने लगे, तो इट मींस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने लगी है, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती। और बेटा जब तक आपकी रिएक्शंस अच्छे से नहीं पढ़ोगे, समझ में नहीं आएंगी, तो आप कन्वर्जन वाले क्वेश्चन तो भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ आप। नेक्स्ट नेम रिएक्शन बेटा ध्यान देना, नेक्स्ट है आपकी वुड्स फिटिग। अब दोनों एक साथ आ गए भैया, दोनों भाई एक साथ आ गए, वुड्स बी एंड फिटिग रिएक्शन। वुड्स फिटिग रिएक्शन, इसमें क्या होता है, वुड्स का हम लेते हैं एल्काइल हैलाइड, दोनों का कॉमन क्या है, सोडियम मेटल, और फिटिग का क्या आएगा, हेलोरीन। अब क्या बाहर होगा बच्चों, बताओ सर, यही बाहर होगा। तो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी भैया ये, तो यहाँ पे रिंग पे क्या लग जाएगा, आर लग जाएगा, और आपका 2NaX बाहर, एल्काइल बेंजीन बन जाता है। और ये याद रखना, आप प्रिपरेशन में भी काम कर सकते हो, कन्वर्जन में भी काम कर सकते हो। ये भी नेम रिएक्शन है। 3 नेम रिएक्शन हो गए भैया इस वाली वीडियो में, और 3 हमने उसमें पढ़ी थी पहली वाली में, फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ी थी सैंडमेयर, फिनक्लिस्टन, स्वार्ट्ज। इसमें हमने पढ़ी है वुड्स फिटिग और वुड्स फिटिग। इस चैप्टर में 6 नेम रिएक्शन पढ़ चुके हैं अब तक हम। अब पढ़ेंगे भाई, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, देखो ध्यान देना, हेलोजिनेशन। बहुत 11th में पढ़कर आए हो, बहुत आसान है भाई। हेलोजिनेशन देखो, अगर हम हेलोरीन का क्या कराते हैं, हेलोजिनेशन मतलब X2 से रिएक्शन करा रहे हैं हम, और X के प्लेस में हमने यहाँ पे लिया है Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस FeCl3 के प्रेजेंस में हम करा रहे हैं। तो हमारा पता है आपको, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनता है, ये वाला ऑर्थो हो गया ना, ऑर्थो प्रोडक्ट, और एक बनता है पैरा प्रोडक्ट। और मेजर कौन सा होता है बच्चों, बताओ भैया, अरे मेजर कौन सा होता है, पैरा वाला हमेशा, और ये माइनर। मेजर माइनर में सर डिफरेंस क्या होता है, एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, जैसे छोटा सा 100 मॉलिक्यूल है हमारे, तो 80 मॉलिक्यूल पे पैरा प्रोडक्ट पे लगेगा हेलोजन, 20 पे ऑर्थो प्रोडक्ट पे। इट मींस ज्यादा कौन सी पोजीशन पे लग रहा है, पैरा प्रोडक्ट पे, तो मेजर वो हो गया। आप मेजर बना दोगे, मेजर के भी मार्क्स मिल जाएंगे, जरूरी नहीं आपको दोनों बनाने, वो आपकी मर्जी, दोनों बना दो बेहतर है, बट मेजर भी बना दोगे चल जाएगा। हेलोजिनेशन हो गया कवर। नेक्स्ट है आप ये देखो, 11th का पार्ट है, ये तो आपको आना चाहिए वैसे, कोई बात नहीं, पर फिर भी। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है बच्चों, हेलोरीन का अगर हम नाइट्रेशन पढ़े, नाइट्रेशन किससे होता है सर, नाइट्रिक एसिड से होता है। और नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO3। ये क्या है, नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं भैया। तो हमारा नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा ऑर्थो पोजीशन पे, और एक नाइट्रो ग्रुप लग जाता है हमारा पैरा पोजीशन पे, ठीक है। और H2O बाहर हो जाता है, जैसे
आपको बता दूं मैं, एक हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, आपके नहीं, दो हाइड्रोजन, एक यहाँ से, एक जिस पोजीशन से लग रहा है, और एक ऑक्सीजन। वाटर बाहर हो गया, अगर यहाँ पे अटैच है सिमिलर वे में आपका पैरा प्रोडक्ट से हो जाता है। वहीं पे दूसरा आपका है, दूसरा कौन सा है आपका, सल्फो नाइट्रेशन हो गया। नेक्स्ट आपका है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में देखो, नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन हो रही है, सल्फोनेशन में किससे होगी, सल्फ्यूरिक एसिड से होगी सर। सेम है, इसमें सिर्फ आप सल्फ्यूरिक एसिड से दिखा दो, तो आपका एक तो बन जाएगा ऑर्थो प्रोडक्ट, और एक बन जाएगा सल्फो ग्रुप लग जाता है, इसे बोलते SO3H को हम सल्फो ग्रुप बोलते हैं, और एक लग जाता है पैरा प्रोडक्ट, और पैरा वाला ही आपका मेजर होता है भैया। इतना समझ में आ गया। इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन, और वो भी नेम रिएक्शन में कंसीडर करते हैं भाई हम, ध्यान दो। नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें दो पार्ट होते हैं बच्चों, एक होता है एल्काइलेशन, बहुत काम आता है ये भी कन्वर्जन में, और दूसरा होता है एसाइलेशन। ध्यान से पढ़ना, और ये रिएक्शन आपकी हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडल क्राफ्ट सभी चैप्टर्स में आएंगे आने वाले, तो होगा यही सब में। अब ध्यान दो, जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन जो होती है बच्चों, वो होती है एल्काइल हैलाइड से। एल्काइलेशन किससे होती है, एल्काइल हैलाइड से। जैसे आपके पास ये है, ये क्या है, एल्काइल हैलाइड। और ध्यान दो, इसका जो कैटलिस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप नहीं लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, और रिएक्शन ही नहीं होगी विदाउट दिस। एनहाइड्रस एल एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना मत बोलना बच्चों इस वाली रिएक्शन में, फ्रीडल क्राफ्ट में, चाहे एल्काइलेशन हो या एसाइलेशन हो। तो आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, बताओ भैया। सर एक तो देखो, यहां से हाइड्रोजन सभी पे है इन पे, तो अगर ऑर्थो बनाएंगे तो यहां से HX बाहर हो जाएगा, तो लगेगा क्या, उस पे जाकर अटैच क्या हो जाएगा, R हो जाएगा सर। और अगर पैरा बनाएंगे तो यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो लगेगा से क्या सर, R लग जाएगा सर। एल्काइलेशन समझ में आ गई। अब है हमारी इसी में एसाइलेशन, इसको भी ध्यान देख लो भाई, ध्यान से। एसाइलेशन को भी, ये भी हेलोरीन से ही कराएंगे हम, लेकिन एसाइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम बेटा एसिड हैलाइड भी बोलते हैं, एसाइल हैलाइड बोलते हैं, और एसिड हैलाइड भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखना बेटा, पूछूंगा नेक्स्ट चैप्टर्स में आपसे। प्रेजेंस सिमिलर, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट है, एनहाइड्रस AlCl3, तो क्या बनेगा भाई, बताओ बच्चों। सर वही HX बाहर हो जाएगा अगर ऑर्थो से करेंगे तो, इस वाले कार्बन का, और पैरा बनाएंगे तो वहां से हो जाएगा। अब ध्यान देना, बहुत से बच्चे इस R से कनेक्ट कर देते हैं, नहीं बेटा, जब यहां से बॉन्ड ब्रेक हो रही है तो यहीं से तो कनेक्ट होगा, COR ये प्रोडक्ट बनता है। गलत नहीं बनाना है बच्चों, R से कनेक्ट नहीं करना है, फिर वो कार्बन भी अनबैलेंस होगा, उसकी वैलेंसी पूरी नहीं होगी, 4 बॉन्ड, और इसकी ज्यादा बना दोगे आप। और वहीं पे आपका ये भी आपका क्या, पैरा प्रोडक्ट, और पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर हो गया, ये भी नेम रिएक्शन में कंसीडर होती है भैया। फ्रीडल क्राफ्ट समझ में आ गई। अब ध्यान देना, इस चैप्टर में आपके बचते हैं पॉली हेलोजन कंपाउंड्स में, और थ्योरेटिकल है, उसमें आप एक DDT पढ़ लो, एक फ्यूरॉन 12 पढ़ लो, एक आप पढ़ लो फोजीन गैस, 3 टॉपिक पढ़ लो बस, और तीनों टॉपिक आपका चैप्टर हो जाएगा कवर। वहां से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, अगर वो भी उसकी भी वीडियो बनानी है मेरे को बता देना आप कमेंट बॉक्स में, अगर वो समझ में ना आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।